ओके, अब हम लोग एक प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हमारा प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन दोनों हमारा साइमल्टेनियस हो। कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में अभी तक हम लोगों ने जो केसेस किए हैं वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास ये था, जो भी हमारा सॉल्ट हम डाल रहे थे, यानी सिल्वर नाइट्रेट हमने डाले थे, सिल्वर नाइट्रेट वाज परफेक्टली आयोनिक, राइट। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस करना चाहूंगा। कैलकुलेट solubility of AgCl in 0.2 molar ammonia. Calculate the solubility of AgCl in 0.2 molar ammonia. दे रखा है Ag प्लस NH3, जो पहला कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज AgNH3 प्लस, इसका KF1 दे रखा है 2 into 10 to the power 3, एंड इसका जो दूसरा AgNH3 प्लस NH3, ये दे रखा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस KF2 इज इक्वल्स टू 8 into 10 to the power 3। ओके, इसके अलावा और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, KSP of AgCl is equals to 2 into 10 to the power minus 10. So this is the information given, और इसके बेसिस में हमें क्या करना है, हमें निकालना है जो हमारा सॉल्युबिलिटी होगा AgCl का, उसका वैल्यू कितना होगा इन 0.2 मोलर अमोनिया। तो ये वाला क्वेश्चन AgNO3 से डिफरेंट क्यों है? अच्छा ध्यान देना, कॉम्प्लेक्सेशन कितना भी फास्ट रिएक्शन हो, थोड़ा बहुत तो वो डिसोशिएट करेगा ही करेगा। यानी फाइनली जब ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हल्का सा टूट के वो Ag+ तो बनाएगा, लेकिन मार्केट में भर भर के Cl- है, क्योंकि AgCl का सॉल्युबिलिटी सब्सटेंशियली बढ़ चुका है। तो AgCl का सॉल्युबिलिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाने के कारण वो Cl- और टूटता हुआ Ag+ वापस रिएक्ट करके AgCl बना के प्रेसिपिटेट करेगा, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कारण ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इट विल बी हाईली फॉरवर्ड। एंड अकॉर्डिंग टू द ला शातेलिया प्रिंसिपल, क्योंकि इसका और इसका डिसोसिएशन का एक प्रोडक्ट है Ag+ का प्रेसिपिटेशन इन दोनों का डिसोसिएशन को भी डेफिनेटली फॉरवर्ड ड्राइव करेगा। मतलब हम दो डायरेक्शन से दो एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन के बीच में फंसेंगे, तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग है, वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सॉल्विंग यहां पर हम डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले इस बात को हम समझ लें। ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक पार्ट कर रहा हो, वहां पर हमें डेफिनेट सी बात यह है, मास एंड चार्ज बैलेंस अप्लाई करने पर ही प्रॉब्लम सबसे आसानी से सॉल्व होगी। अदरवाइज द लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हॉरेंडस। ओके,
करेंगे कैसे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट्स द solubility of AgCl is equals to S। AgCl का जो solubility है वो मान लेता हूं मैं S है। तो एक बात ध्यान देना, concentration of Ag plus initial that is equals to concentration of Cl minus, that will be equals to S, right? अब उसके बाद जो है Ag प्लस प्रैक्टिकली पूरा का पूरा ही हमारा कंज्यूम हो जाएगा और कंज्यूम होके ये दोनों चीज बनाएगा। तो अगर मैं AgCl में Ag प्लस में मास बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, concentration of Ag plus initial that will be equals to concentration of Ag plus concentration of Ag NH3 plus concentration of Ag NH3 whole twice plus, this will be my simple mass balance equation। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू Ag प्लस Ag NH3 प्लस Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस, ये मेरे पास S का वैल्यू आ जाएगी, हाँ कि ना। नाउ व्हाट अबाउट द चार्ज बैलेंस इक्वेशन, व्हाट अबाउट द चार्ज बैलेंस इक्वेशन। अगर मैं चार्ज बैलेंस इक्वेशन के बारे में देखूं, क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, concentration of Cl minus will be equals to concentration of Ag plus this। तो ध्यान देना, मास और चार्ज बैलेंस इक्वेशन यहां पर एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। हम दोनों को कंसीडर करके कुछ नहीं हासिल करने वाले हैं। हमारा मास बैलेंस इक्वेशन will simultaneously give me the charge balance equation। I hope this point is understood। अच्छा, H plus और OH minus आपने कंसीडर क्यों नहीं किए? करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल, कहीं पर कोई हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं है, और अगर हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल सी बात है, यहां पर H plus और OH minus डेफिनेटली इक्वल कंसेंट्रेशन का होगा, क्योंकि वो वाटर से ही तो आ रहा है और आने की कोई जगह है नहीं। तो उसको कंसीडर करके डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं हासिल करने वाले हैं। सो नाउ होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, KF1 में क्या लिख सकता हूं, KF1 में क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं इसको कंसेंट्रेशन ऑफ AgNH3 प्लस डिवाइडेड बाई Ag plus into concentration of NH3, right? और सिमिलरली KF2 में क्या लिख सकता हूं, क्या ये मैं लिख सकता हूं AgNH3 whole twice plus by concentration of AgNH3 plus into concentration of ammonia। डेफिनेटली ये दोनों इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूं। ओके, नाउ जैसे कि हम जानते हैं यहां पर हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा Ag प्लस के टर्म्स में, तो ये वाला टर्म तो मुझे Ag प्लस के टर्म्स में मिल जाएगा। तो
दूसरा वाले को उसके टर्म्स में लाने के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें KF1 इंटू KF2 निकाल लेना चाहिए। तो KF1 इंटू KF2 मेरे पास आ जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बार के लिए यहां पर रुक जाएं। देखिए, बात में तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे, लेकिन पहले एक बात को समझने का ट्राई करना। KF1 इंटू KF2 विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6, जबकि KF1 इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 3. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, this one is going to be the most dominating complex. This one is going to be definitely the most dominating complex. ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में ना के बराबर ही एग्जिस्ट करने वाला है। पहले इस बात को हमें ढंग से समझ जाना है। थियोरेटिकली हम लिख तो रहे हैं मास बैलेंस इक्वेशन में या फिर चार्ज बैलेंस इक्वेशन में, बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये बात को समझ पाना हमारे लिए जरूरी है। और आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपली हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, भूल जाएंगे और सिंपली KF1 इंटू KF2 करते हुए ही हम डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चालू करते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास क्या आ गया है? कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनिशियल, दैट इज S। Ag प्लस ये वाले को क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख देता हूं KF1 इंटू NH3 इंटू Ag प्लस, राइट, प्लस इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूं? ये वाला टर्म को क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख देता हूं, इट विल बी क्या? KF1 इंटू KF2 इंटू NH3 का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू Ag प्लस। तो मेरे पास यहां पर जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी S, अगर मैं Ag प्लस को कॉमन लेता हूं, इट विल बी 1 प्लस KF इंटू एमोनिया प्लस KF1 इंटू KF2 इंटू NH3 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास ऐसा जाएगा, राइट। अब एक बात को हम यहां पर ध्यान देने का कोशिश करें, ठीक है, अच्छे से ध्यान देने का कोशिश करें। अच्छा, Ag प्लस का जो सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में था वो 10 to the power -5 के ऑर्डर में था, ठीक है, राइट। अमोनिया का प्रेजेंस डेफिनेटली उसको बढ़ाएगा तो सही, लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा जो कि 0.2 मोलर अमोनिया को वो तोड़ पाए, राइट। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस तरह से समझो। Concentration of ammonia for all practical purposes can be taken as 0.2 molar. अच्छा, ध्यान देना, this is our leap of faith। और आगे हम देखते हैं, अगर ये सही नहीं होता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं जो कि एग्जाम हॉल में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो एमोनिया का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखना इज बेसिकली आवर लीप ऑफ फेथ। हम बेसिकली आंख बंद करके छलांग लगा रहे हैं
और हम ये भगवान से दुआ मांग रहे हैं साथ ही साथ, जो भाई अमोनिया का जो कंजम्पशन हो वो इतना भी ज्यादा नहीं हो। अमोनिया का कंजम्पशन फंडामेंटली क्या होगा? फंडामेंटली Ag plus 2 times NH3 will give me Ag NH3 whole twice plus ये मेरा क्या होगा? फंडामेंटल रिएक्शन। तो अगर मैं Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी को S मानता हूं तो एक्चुअल में अमोनिया का जो कंजम्पशन हो जाएगा वो होगा 0.2 माइनस 2s, और मैं बोल रहा हूं अब भगवान से दुआ मांगो जो 2s का वैल्यू हो वो 0.2 मोलर के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करने वाले हैं और प्रॉब्लम हमारा बन जाएगा अनसॉल्वेबल। देखते हैं कैसे, मैं क्यों बोल रहा हूं। ध्यान देना, हमारे औकात जो है वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक सॉल्विंग के औकात तक है। क्यूबिक इक्वेशन का इन जनरल सॉल्विंग करना हमारे क्षमता के बाहर है। उसका जो तरीका होता है जनरल, वो एग्जाम में हम डेफिनेटली अप्लाई करने के बारे में, करना तो छोड़ो, करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रायल एंड एरर इज अ मेथड, बट वैसा इन जनरल बहुत घटिया डेटा के साथ हम डेफिनेटली उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ दिस इज आवर फंडामेंटल इक्वेशन, दिस इज आवर फंडामेंटल इक्वेशन। नाउ एक चीज ध्यान दो, अगर मैं टर्म्स का ऑर्डर के बारे में सोचूं, Kf1 जो है वो 10 क्यूब है, ये 0.2 है, ओवरऑल ये टर्म जो होगा वो हमारा 10 to the power 2 या 10 to the power 3 के ऑर्डर में ही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन Kf1 का वैल्यू क्या है। Kf1 into Kf2 will be 10 to the power 6, और यहां पर 10 to the power -2 का ऑर्डर आएगा, so it will be an approximate order of 10 to the power 4। तो 10 to the power 4 के सामने डेफिनेटली 10 to the power 2 एंड डेफिनेटली 1 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो इन दोनों इक्वेशन में मैं इन दोनों चीजों को डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और मेरे पास जो आएगा वो आएगा S इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Kf1 Kf2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 स्क्वायर, और जिसको हम 0.2 में कांस्टेंट एज्यूम किए हैं। सो नाउ अगर मैं दोनों तरफ S से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो S स्क्वायर आएगा Ag प्लस, अच्छा यहां का S को मैं क्या लिख रहा हूं, यहां का S को मैं लिख दे रहा हूं Cl माइनस इंटू Kf1 Kf2 NH3 का whole square. Now Ag plus into Cl minus can be always written as Ksp. तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा S square equals to Ksp into Kf1 into Kf2 into NH3 का whole square. So that means S will be equals to under root Ksp into Kf1 into Kf2 into concentration of ammonia। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, S का वैल्यू आ जाएगा, राइट। सुनो, अगर मैं इन वैल्यूज के बारे में सोचूं तो कितना आएगा, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। और अगेन भगवान से दुआ मांगना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको हमने 0.2 मोलर पे कांस्टेंट माने हैं। तो नाउ लेट्स सी वैल्यूज क्या आती है। क्या है मेरे पास, केस पे कितना है
2 इंटू 10⁻⁻10। K1 कितना आ गया मेरे पास? 2 इंटू 10 टू क्यूब इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 क्यूब इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, वो आ जाएगा मेरे पास 0.2। तो यहां पर अगर हम देखें क्या आएगा, 4 8 32 मतलब है 4√2। और यहां पर अगर मैं 10 के पावर के बारे में देखूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻4 का रूट। सो ये हो जाएगा मेरे पास 4√2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.2, तो 8√2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी आ जाएगा S। और अगर मैं इसका वैल्यू का अप्रोक्सीमेट लेवल देखूं तो √2 मेरा है 1.4 इंटू 8 विल बी 11.2। तो ये जो हमारा पास आएगा इट विल बी 0.01, जिसको 2s को अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं उसको नेग्लेक्ट तो कर सकता हूं। और नेग्लेक्ट करते हुए ये मेरे पास फाइनल सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आने वाली है। ध्यान देना, अगर मैं नेग्लेक्ट नहीं करता तो समझना क्या होता, मेरे पास यहां पर एक बहुत घटिया सा क्वाड्रेटिक बनता, और उस बहुत घटिया सा क्वाड्रेटिक को जब मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा तो एग्जाम हॉल में वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इतना एरर तो हमारा चलता है। क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं, एग्जैक्ट होना तो पहले से ही बंद हो गया है, तो यहां पर करने पे कोई अलग सा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। इन जनरल हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से हमेशा बचने का कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्सेशन और सॉल्युबिलिटी यानी प्रेसिपिटेशन दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो तो यही तरीका है सॉल्व करने का। इसके अलावा जो भी तरीका हम अपनाने का कोशिश करेंगे डेफिनेटली उस पर प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। वी हैव टू कंसीडर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पीबीएस इन वाटर। जहां पर हम हाइड्रोलिसिस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी ऑब्वियस सी बात है पीबीएस जैसे ही मेरा पानी में आएगा वो Pb2 प्लस S2 माइनस में टूटेगा। नाउ Pb2 प्लस का भी हाइड्रोलिसिस तो होगा ही होगा। Pb2 प्लस वाटर will hydrolyze to give PbOH प्लस OH माइनस। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देना, PbOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसको एसेंशियली एक स्ट्रॉन्ग बेस मानने बोला है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बेसिकली PbO एग्जिस्ट करता है, राइट। बट पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनता हुआ मैं एज्यूम कर सकता हूं। तो इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस बोला है तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेकेंड लेवल ऑफ हाइड्रोलिसिस डेफिनेटली हमारा नहीं होने वाला है। ये वाला बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो भयंकर वीक होगा और इस स्पीसीज का कोई भी हाइड्रोलिसिस आगे नहीं होने वाला है। लेकिन सल्फाइड का दोनों तरफ हाइड्रोलिसिस होगा। कंसेंट सल्फाइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और पानी के साथ रिएक्ट करते हुए पहले बनाएगा HS माइनस प्लस H प्लस, राइट। समझ में आया? ओके, सॉरी मैंने पे गड़बड़ किया हूं। एंड यहां पर बनेगा OH माइनस, राइट। एंड HS माइनस भी वापस हाइड्रोलाइज करेगा और HS माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके
वापस हमारा H2S प्लस OH माइनस देने वाला है। ये दोनों हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होगा वो भी हमारा डेफिनेटली इन्वॉल्व तो होने वाला है ही है। तो ये जो रिएक्शंस है वो यहां पर इन्वॉल्व होगा। यहां पर हमें pH को 7 लेने के लिए बोला गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा सा assumption है, क्योंकि एक जगह पर H प्लस भी पैदा हो रहा है, OH माइनस भी पैदा हो रहा है, तो pH जो होगा वो तो नियरली 7 होगा। तो इट्स अ रीजनेबली गुड assumption। ओके, तो कैटायन और एनायन का अगर हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो जाए तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगा मास एंड चार्ज बैलेंस को अप्लाई करने के अलावा। लेट्स सी क्या आएगा मेरे पास। देखिए, लेट solubility of PBS solid is equals to S। हम PBS का जो solubility है वो मान लेते हैं एक बार के लिए S। तो एक बात तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, concentration of PB plus 2 initial that is equals to concentration of sulfide initial that must be equals to S। ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं लेड में मास बैलेंस इक्वेशन लगाता हूं तो लेड में मास बैलेंस इक्वेशन लगाते हुए मैं लिख सकता हूं S equals to concentration of Pb plus 2 plus concentration of PbOH plus, ये मैं लिख सकता हूं, राइट। कंसिडरिंग द मास बैलेंस Pb plus 2 इनिशियल इन दोनों के फॉर्म में ही तो रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मास बैलेंस इक्वेशन। और जो हमारा सेकेंड मास बैलेंस इक्वेशन होगा, मैं अगर सल्फर पे मास बैलेंस लगाऊं तो सिंपल सी बात है, S that is H2 minus initial will be, अभी भी जो H2 है प्लस HS माइनस है प्लस H2S है। ये मेरा दूसरा मास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। मैं सल्फर पे और लेड पे इंडिविजुअली मास एंड चार्ज बैलेंस अप्लाई कर रहा हूं, राइट। ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी अब क्या है हमारे पास। अब क्या है, अब हमारे पास जो मेन बात है वो ध्यान देना, मैं Kb1 क्या लिख सकता हूं, ये जो मेरे पास Kb दिया हुआ है क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय PbOH प्लस, ये मैं लिख सकता हूं। और सिमिलरली मैं Ka1 क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ HS माइनस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2S। और Ka2 में क्या लिख सकता हूं, concentration of H plus into concentration of sulfide by concentration of HS minus। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हुए क्या बोलूंगा मैं, Ka1 into Ka2 that will be equals to concentration of H plus square into concentration of sulfide by concentration of H2S। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी चीजें की जरूरत थी वो मैंने सारे के सारे लिख लिया। तो अब मैं पहले एक काम करता हूं, मैं इस वाले इक्वेशन पे आ जाता हूं।
तो एस मेरे पास क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ पीबी +2 प्लस, ना पीबी OH प्लस को क्या लिख सकता हूं, Pb2 प्लस इंटू OH माइनस बाई KB। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं कॉमन लेते हुए, 1 प्लस OH माइनस अपॉन KB। ये मेरे पास S का पहला इक्वेशन आएगा। और सिमिलरली यहां से अगर मैं दूसरा इक्वेशन लेकर आता हूं तो दूसरा इक्वेशन में मेरे पास क्या आएगा, S2 माइनस, कॉमन ले लूं, HS माइनस क्या लिख सकता हूं, HS माइनस क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देना इसके टर्म्स में, H प्लस इंटू S2 माइनस बाई Ka2, यानी 1 प्लस H प्लस बाई Ka2। और H2S को मैं क्या लिख सकता हूं, Ka1 इंटू Ka2, देखो H2S में लिख सकता हूं H प्लस स्क्वायर इंटू S डबल माइनस बाई Ka1 Ka2। अंडरस्टूड। यह है मेरे पास दोनों सल्फर, दोनों सॉल्युबिलिटी आ गया, राइट। अब इस पॉइंट में एक बार के लिए रोका जाए और ध्यान दिया जाए जो करना क्या है। ओके, इफ वी सी, मुझे इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास Pb+2 इंटू सल्फाइड आने वाला है, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली हमारे पास आ जाएगा KSP। तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा A² इक्वल्स टू KSP 1 प्लस OH माइनस बाई KB इंटू 1 प्लस H प्लस बाई Ka2 प्लस H प्लस स्क्वायर बाई Ka1 इंटू Ka2। ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर का वैल्यू। तो मेरे पास अगर ये स्क्वायर का वैल्यू आ गया तो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन पे आता हूं, स्क्वायर इक्वल्स टू KSP। अच्छा, KSP कितना है मेरे पास, 8 इंटू 10 टू द पावर -29, 1 प्लस OH माइनस बाई KB। OH माइनस कितना है, pH अगर मैं 7 लेने बोला हूं तो H प्लस और OH माइनस दोनों का ही जो कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -7। तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -7, और KB कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 10 टू द पावर -8। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा इट विल बी सिंपली 5 इंटू 1 प्लस H प्लस बाई Ka2। अगर मैं देखूं तो 10 टू द पावर -7 बाई 10 टू द पावर -14, इट विल बी 10 टू द पावर 7। और यहां पर अगर मैं देखूं तो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर -21, ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -14। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर 7। तो इफ आई सी दिस विल बी, कितना आ जाएगा, दिस इज 8, दिस इज 6, 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू 2, कितना 96 इंटू 10 टू द पावर में क्या आएगा, 10 टू द पावर में क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -29, ये आ जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर -22। तो सॉल्युबिलिटी S जो आएगी दैट विल बी √96 इंटू 10 टू द पावर -11 मोलर।
एंड इफ वी वांट टू कंप्यूट, ज्यादा इच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, चलो 96 का रूट क्या आएगा, यहां पर आएगा 81, तो 9, तो बचेगा कितना 15, तो कितना आएगा लगभग 15 बचेगा, तो 1500, यहां पर आएगा 16, यहां पर आएगा 18, 9.8 टाइम्स आएगा लगभग 9.8 into 10 to the power minus 11 molar, and that will be the solubility of lead sulfide अगर हम हाइड्रोलिसिस को कंसीडर कर रहे हैं तब। ओके, होप दिस इज अंडरस्टूड एंड काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर हम हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट को समझ लें स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में, तो सिंपल जो हमारा मेथड होता है वो हमारा हर जगह पे ही डेफिनेटली अप्लाई हो सकता है। ओके, चलिए मास एंड चार्ज बैलेंस का और एक एप्लीकेशन देखते हैं। जो जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो दो तरीके से डिसॉल्व होता है, ध्यान देना। एक पहला तरीका यह है जो ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड will be in equilibrium with Zn+2 aqueous plus 2 times OH minus aqueous, right? और इसके अलावा और एक टेक्निक से भी वो डिसॉल्व होता है। ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड प्लस 2 टाइम्स OH minus aqueous gives ZnOH whole 4 2 minus aqueous। अब इसका जो KSP है ये दे रखा है 1.2 into 10 to the power minus 17 और इस रिएक्शन का Kc दे रखा है 0.12। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कैलकुलेट solubility of ZnOH whole twice at pH equals to 2 और 12। ठीक है, also calculate minimum solubility, also calculate minimum solubility and the pH at which it occurs। ओके, फाइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फंडामेंटली समझते हैं बिफोर एनी कैलकुलेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं देखूं, अगर मेरा मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो यहां पर जो प्रोडक्ट है OH माइनस उसको H प्लस कंज्यूम करेगा और H प्लस कंज्यूम करने के कारण ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सट्रीमली फॉरवर्ड ड्रिवन होने वाला है, जिस कारण पे ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड का सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज करने वाला है। वहीं पर अगर मीडियम स्ट्रांगली बेसिक हो तो स्ट्रांगली बेसिक वाले केस में अगर हम देखें OH माइनस इज द प्रोडक्ट और OH माइनस इज द रिएक्टेंट एंड एक्सेस ऑफ OH माइनस डेफिनेटली इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करेगा। तो नीचे वाले रिएक्शन के कारण जो हमारा ZnOH होल ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी है वो हमारा इंक्रीज करने वाला है। तो दोनों मीडियम पे अलग अलग कारण पे
हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम सॉल्युबिलिटी का कंडीशन यहां पर आ तो सकता है. इट्स थियोरिटिकली डेफिनेटली पॉसिबल. ओके, सो नाउ लेट्स सी. अच्छा, KSP में क्या लिख सकता हूं, एक चीज ध्यान देना. कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर, राइट. और Kc में सिमिलरली क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ ZnOH4 2 माइनस बाई Zn2 प्लस इंटू OH बाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर. ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. ये मेरा KSP और Kc का वैल्यू है. ये तो सॉलिड है, तो एनी और इक्विलिब्रियम में ये टेक पार्ट करेगा ही नहीं. अच्छा, अब मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बोल सकता हूं. ध्यान देना, जो मेरा सॉल्युबिलिटी होगा नेट S, या तो ये इस वाले इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होगा, या तो ये इस वाले इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग डिसॉल्व होगा. तो जो भी तरीके से डिसॉल्व हो, जितना भी सॉल्युबिलिटी होगा, प्लस इन दोनों का कंसेंट्रेशन का सम मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं. इसको इसमें लिख सकता हूं इसका कंसेंट्रेशन प्लस इसका कंसेंट्रेशन. ओके, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना. Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन में लिख सकता हूं KSP बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर. और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर. ये मेरा नेट सॉल्युबिलिटी आने वाली है, राइट. ओके दोस्तों, तो यहां पर एक बार के लिए रुकते हैं. तो अब अगर हम देखें, pH मेरा अगर 2 है, तो POH मेरा डेफिनेटली 12 है, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर -12. ओके, तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अगर 10 टू द पावर -12 है, तो इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं. ओके, लेट्स सी. सॉल्युबिलिटी S जो होगा वो होगा KSP, यानी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -17 बाय OH माइनस का होल स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर -12 का होल स्क्वायर, प्लस Kc दैट इज 0.12 इंटू 10 टू द पावर -12 का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली ये वाला टर्म जो है ये है 10 टू द पावर -24 के ऑर्डर में, जिसको मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं. और यहां पर अगर मैं देखूं तो S मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 मोलर. ये एक इम्प्रैक्टिकल डेटा है, इतना मोलैरिटी तो आ ही नहीं सकता है. ये बेसिकली एक बोरा नमक के अंदर एक बूंद पानी डालने वाली बात है. वाटर के पास इतना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बचेगा भी नहीं. तो इसके सिंपल सिग्निफिकेंस ये है, जो प्रैक्टिकल लेवल पे मैं जितना भी चाहूं
उतना जिंक हाइड्रोक्साइड मेरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो पीएच अगर हमारा 2 है, सो व्हाट वी बेसिकली यहां से डिनोट करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट का तुम जिंक हाइड्रोक्साइड डालोगे सॉलिड प्रैक्टिकली ना के बराबर बचेगा, वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। नाउ अगर मेरे पास पीएच हो 12, तो मेरे पास पीओएच जो आएगा वो आएगा 2। तो पीओएच अगर 2 आएगा, इसका सिंपल मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो आएगा वो आएगा 10⁻⁻², राइट। तो यहां पर अगर मैं सॉल्युबिलिटी S निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, KSP 1.2 into 10⁻⁻17 by 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस 0.12 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला टर्म जो आएगा वो 10⁻⁻13 के ऑर्डर में आएगा, तो डेफिनेटली ये वाला टर्म को तो मैं पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और यहां से मेरा सॉल्युबिलिटी आने वाला है कितना, 1.2 into 10⁻⁻5 मोलर। उतना ज्यादा इंक्रीज तो नहीं किया है, बट जिंक हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻17 के ऑर्डर में है KSP, तो उससे तो डेफिनेटली यहां पर इंक्रीज हमारा किया है। तो pH 12 में हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो होगा 1.2 into 10⁻⁻5। तो मैं इन दोनों डिफरेंट pH में सॉल्युबिलिटी निकाल लिया, और थियोरेटिकली जो हम डिस्कस किए थे एसिडिक मीडियम पे इसके कारण एक्सट्रीम हाई एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी मिलेगी, एंड बेसिक मीडियम पे नीचे वाले रिएक्शन के कारण हमें सॉल्युबिलिटी मिलेगी। तो वो दोनों के दोनों चीज जो है, आई होप यहां से क्लियर हो गया है। तो दोनों में कौन कौन सा टर्म नेग्लेक्ट हो रहा है, यहां पर ये टर्म यानी बेसिक मीडियम रिएक्शन नेग्लेक्ट हो रहा है, और यहां पर ये वाला टर्म यानी एसिडिक मीडियम का जो भी टर्म है वो हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है। अब सवाल आता है, जो हमारा सॉल्युबिलिटी मिनिमम कहां पर होगा, लेट्स सी। तो सॉल्युबिलिटी S हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्युबिलिटी S हम लिख सकते हैं KSP बाय OH माइनस का स्क्वायर प्लस KC इंटू OH माइनस का स्क्वायर। नाउ AM इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM, तो S इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 times KSP by OH minus square into KC into OH minus square. AM is greater than or equals to GM. Arithmetic mean is greater than or equals to geometric mean. इसको मैं अप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैं साफ साफ देख सकता हूं बहुत बढ़िया तरीके से ये दोनों टर्म मेरा कट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा S will be greater than or equals to under root KC into KSP। तो मेरे पास यहां से आ जाएगा S2 कितना, केसी का वैल्यू 0.12, KSP का वैल्यू कितना आ गया 1.2
इंटू 10 टू द पावर -17, तो कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा, अगर मैं रूट ले लूं, s इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -9, तो मिनिमम सॉल्युबिलिटी जो आएंगे वो आएंगे 2.4 इंटू 10 टू द पावर -9 मोलर। अच्छा, मिनिमम कब होगा? तो मिनिमम ऑकर्स व्हेन AM इज इक्वल्स टू GM। और AM और GM कब इक्वल होता है? जहां पर हमारा इंडिविजुअल क्वांटिटीज इक्वल होती है, यानी मेरे पास क्या आएगा, KSP बाई OH माइनस का स्क्वायर विल बी KC इंटू OH माइनस का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर विल बी KSP बाई KC, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर। KSP का वैल्यू कितना है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -17। KC का वैल्यू कितना है, 0.12, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पे, 10 टू द पावर -16, राइट। तो यहां से मैं साफ साफ लिख सकता हूं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4, तो POH equals to 4, therefore pH will be equals to 10 at minimum solubility। ये मेरे पास यहां से आ सकता है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन पे देखें, जो अगर हमारा एक ही सॉल्ट दो डिफरेंट तरीके से डिसॉल्व होता है, तो इन दैट केस कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को लेकर प्रोसीड करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन का जो हिंज पॉइंट था वो ये वाला इक्वेशन था, जो कि हमारा सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन है, यानी जो भी मास डिसॉल्व होगा वो या तो Zn+2 के फॉर्मेट में होगा या तो ZnOH4 2- के फॉर्मेट में होने वाला है। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। ढंग से देख लेना, मल्टीपल सॉल्युबिलिटीज को लेके हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। हाँ, यहां पे हम थोड़ा लकी थे, जो यहां पर OH- और OH- स्क्वायर दोनों जगह पे था, वरना हमें डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करना पड़ता। यहां पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हम सिंपल AM GM से भी ये वाले प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं।